नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। संजय जायसवाल ने बोला, हमला तेजस्वी के ट्वीट पर किया प्रहार। कहा, बिहार में घूमना चाहिए, सिर्फ चुनाव में हेलीकॉप्टर में घूमने से कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी पर संजय जायसवाल का प्रहार। कहा, हमारा कोई सपोर्ट ओवैसी को नहीं, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने की कही बात। धनबाद में 8 दिन में फंसे 2 मजदूर के शव को निकाला गया। शव निकालने के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा। ईसीएल प्रबंधन ने की 15 लाख और नौकरी की घोषणा। और हजारीबाग में बीजेपी ने दिया कई मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना। जेएमएम के खिलाफ फूका बेगुल। उपायुक्त ने किए गए जनादेश की मांग। और इसी बीच एक बड़ी खबर हमारे पास रांची से आ रही है, जहां जनादेश ने एक बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें कि आईटीआई संस्थान को लेकर यह घोषणा की गई है और एक्शन में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता आ गए हैं और बंद होंगे सभी फर्जी आईटीआई संस्थान। सभी आईटीआई संस्थानों को कागजात प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। कौशल विकास संस्थान पर भी गिर सकती है गाज। सभी संस्थानों को 5 सालों का ब्यौरा देने को कहा गया है। विभाग की समीक्षा के दौरान सख्त दिखे श्रम मंत्री। यह बड़ी खबर रांची से है, जहां एक्शन में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता आ गए हैं और उन्होंने आईटीआई संस्थान को कागजात प्रस्तुत करने की बात कही है, आदेश दिए हैं। कौशल विकास संस्थानों पर भी इसकी गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि सभी संस्थानों को 5 सालों का ब्यौरा देने को कहा गया है। विभाग की समीक्षा के दौरान सख्त दिखे श्रम मंत्री और आईटीआई संस्थानों को कागजात प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। 5 सालों का ब्यौरा देना होगा सभी आईटीआई संस्थान को। अगर आईटीआई संस्थान फर्जी हो तो उनको बंद किया जाएगा। बता दें कि एक्शन में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता आ गए हैं और विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया है कि सभी फर्जी आईटीआई संस्थान को बंद किया जाएगा। आईटीआई संस्थानों को कागजात प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं और 5 सालों का ब्यौरा देने को कहा गया है संस्थानों को। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता सख्त हो गए हैं और आईटीआई संस्थान जितने भी फर्जी हैं उनको बंद करने की बात कही गई है और साथ ही आईटीआई संस्थानों से उनके कागजात भी दिखाने की बात कही गई है। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आज जो श्रम मंत्री हैं वो टोटल एक्शन में दिखे हैं। कई मुद्दों को लेकर जो है आज उन्होंने बेबाकी से बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आईटीआई को लेकर के एक बात बड़ा कॉमन रहा है कि हाल के समय में प्रदेश में आईटीआई संस्थानों की जो है भरमार सी आई हुई है। आप लगभग हर गली मोहल्ले में बेहतर स्कूल तो नहीं पाएंगे, लेकिन आईटीआई संस्थान आप पा जाएंगे। इसके अलावा कौशल विकास संस्थान जो है इसकी भी भरमार है। एनजीओ के तहत जो है तमाम तरह के कौशल विकास जो है संस्थान चलाए जा रहे हैं, जहां पर कौशल परीक्षण देने के बाद लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है। तो इन सब चीजों को हाल के समय में बहुत सारे फर्जीवाड़े हम लोगों ने देखा है। आईटीआई की बात करें, चाहे आप कौशल विकास संस्थानों की बात करें, इन तमाम जगहों पर आए दिन इस तरह के जो है भ्रष्टाचार देखने को मिलते हैं। क्या आईटीआई से गलत तरीके से फर्जी डिग्री लेकर के लोग नौकरी वगैरह में अप्लाई कर देते हैं, गलत तरीके से डिग्री दी जाती है। दूसरी तरफ जहां पर किसी भी तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, केवल वो संस्थान जो है डिग्री के लिए उन सब चीजों को खोल करके रखा गया। बहुत स्पष्ट निर्देश था आज जो है सत्यानंद भोक्ता जी का, मंत्री जी का बहुत स्पष्ट निर्देश था कि ये जो संस्थान है, इन संस्थानों को जो ब्यौरा मांगा जाए, डिटेल्स मांगा जाए और अगर किसी भी तरह से अनियमितताएं पाई जाती हैं तो इन सारे संस्थानों को बंद कराई जाए। यानी गली मोहल्लों में चलने वाला जो आईटीआई संस्थान है, इन संस्थानों पर अंकुश लगाने की जो है बारी आ गई है, वक्त आ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इन फर्जी आईटीआई संस्थानों के चक्कर में आकर के वक्त और समय भी गंवाए हैं। तो बड़ी कार्रवाई इस पर हो सकती है। निश्चित तौर पे प्रदेश के लिए एक बड़ी खबर जरूर है। दूसरी तरफ जो कौशल विकास जो संस्थानों की मैं बात कर रहा हूँ, दरअसल बहुत सारे एनजीओ हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से जो कौशल विकास योजना यानी सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से इस तरह की योजनाएं चलती हैं। इन योजनाओं में लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने के बाद इन सबको ट्रेनिंग
देने के बाद बाहर भेजा जाता है, उन्हें रोजगार देने की बात कही जाती है। रोजगार के नाम पे शोषण होता है। आज भी मैं बताऊं कि झारखंड में 25 लड़कियों को कोयम्बटूर से आज जो है स्पेशल विमान से रांची लाया गया, उनको वहां से रेस्क्यू करके रांची लाया गया। रेस्क्यू शब्द इसलिए कह रहा हूं कि इन जो 25 लड़कियों को वहां पर ले जाया गया था, यही कौशल विकास संस्थानों के तहत इनको कौशल प्रशिक्षण देने के बाद इनको बाहर ले जाया गया, वहां पर इनका शोषण हो रहा था, पैसे नहीं मिल रहे थे। तो किस तरह का है ये तमाम तरह की चीजें हैं। लगातार श्रम मंत्री के जो है संज्ञान में ये सारी चीजें आ रही थी और इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कहीं न कहीं कौशल प्रशिक्षण और ITI संस्थानों का है। तो निश्चित तौर पे बड़ी कार्रवाई जो है कह सकते हैं कि हालांकि मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर के आदेश दिए थे और जब समीक्षा लगातार इन सब चीजों की समीक्षा बैठक भी हुई थी, मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे और आज कह सकते हैं विभागीय मंत्री जो है सत्यानंद भोक्ता ने, श्रम मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। तो निश्चित तौर पे जो फर्जीवाड़े जो भी इस क्षेत्र में हो रहे हैं उनके पांव जरूर अब फूले नजर आएंगे, क्योंकि स्पष्ट तरफ से जो है कह सकते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश आ गए हैं। बिल्कुल। इसी बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस प्रकार से ये फर्जी ITI संस्थान खुले हुए हैं, कहीं न कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में ये काफी बड़ा फैसला लिया गया है और छोटे पैमाने पर इस प्रकार के जो संस्थान है वो चल तो नहीं रहे हैं, बड़े पैमाने पर ही इसका काम किया जा रहा है। तो एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए हो सकती है इसको रुकवाने की। तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारी सरकार अपने तरफ से कर रही है और क्या कुछ कोशिशें की जा रही है कि जो ये संस्थान है, जो फर्जी ITI संस्थान है, इनको बंद कराया जा सके और आसानी हो? देखिए, एक लिस्टिंग हो रही है तमाम जिलों में जहां पर भी इस तरह की संस्थाएं चल रही हैं। ITI और कौशल विकास जो संस्थानें हैं, इन संस्थानों को लेकर के सूची तैयार किया जा रहा है। इस पर समीक्षा की जाएगी, ब्यौरा तैयार किया जाएगा। ब्यौरा में ये सारी चीजें देखे जाएंगे कि ये जो संस्थान है इनके कार्यशैली कैसी है, इन्होंने पिछले 5 सालों में कितना काम किया है, कौशल विकास संस्थानों की बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ ITI संस्थानों की है, तो इनके ये जो डिग्री देते हैं, कितने बच्चों को इन्होंने अब तक डिग्री दी है, कितने बच्चों को नौकरी दिया है, जो ये जो डिग्री देते हैं उसके वैल्यूज क्या हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या उन रूल्स रेगुलेशन के तहत ये ITI संस्थान वाकई चल रहे हैं, या फिर जो नियम संबद्ध जो एक संस्थान ITI संस्थान के पास जो सुविधाएं होनी चाहिए वो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, या केवल एक जो है। नवीन, ऐसे में यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, इसको रोका जा सके और सरकार इस पे निश्चित तौर से कोई बड़ा कदम जरूर जल्द से जल्द उठाए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी के ट्वीट पर हमला बोला है। कहा है कि तेजस्वी बिहार में रहते नहीं है, सिर्फ बिहार के बाहर से ट्वीट करते हैं। तेजस्वी को पहले बिहार में घूमना चाहिए, सिर्फ चुनाव में हेलीकॉप्टर से घूमने से कुछ नहीं होता। जहां पे वो ट्वीट करें, कृपया अगर वहां से बाहर आए, बिहार में रहें। केवल चुनाव में जो सीजन में आते हैं और सीजन में चले जाते हैं और उसके बाद वो ट्वीट के भरोसे चलते हैं,
कृपया कर उनको बिहार में आके बिहार की परिस्थितियां देखनी चाहिए, बिहार के क्षेत्रों में भी घूमना चाहिए। केवल चुनाव में हेलीकॉप्टर से उतरना और हेलीकॉप्टर से बात जाना, एक राज्य के लिए अच्छा विपक्ष होना भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं वो ट्विटर में और दिल्ली में ज्यादा रहने में यकीन करते हैं। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी संजय जायसवाल ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी की भूमिका थी, उसी तरह भूमिका बंगाल में ममता बनर्जी की है। वो निर्दोष अपनी राजनीतिक प्रतिबंध को जेल में डाल रही हैं, उन पर हमला करवा रही हैं। इसके परिणाम के लिए वो तैयार रहे। वहीं इमरजेंसी के बाद जो हश्र इंदिरा गांधी का हुआ था, वही हश्र ममता बनर्जी का भी होने जा रहा है। ओवैसी के सवाल पर संजय जायसवाल ने कहा कि हमारा कोई सपोर्ट ओवैसी को नहीं है। अगर ऐसा होता तो पिछले चुनाव में हमारी पार्टी ने हिमाचल में 33 सीटें जीती थी, जबकि इस बार के चुनाव में सिर्फ 30 सीट। इसी के साथ कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बननी तय है। बंगाल में जो परिस्थितियां हैं वह केवल और केवल इमरजेंसी के समय की याद दिलाती हैं। जिस तरह से इमरजेंसी में विरोधी दलों का दमन होता था, उसी प्रकार का दमन बंगाल में ममता बनर्जी कर रही है और करवा रही है। पुलिस लोगों को पकड़ती है, पीटती है, जेल में बंद करती है, झूठे मुकदमे करती है। पर जिस तरह से इंदिरा गांधी इमरजेंसी के समय के बाद उसके दुष्परिणाम के चलते पूरे भारतवर्ष से खत्म हो गई थी, उसी प्रकार ममता बनर्जी का इस चुनाव में वही हश्र होने। और खुदिया क्वेलरी में 8 दिनों में फंसे 2 मजदूर में से एक मजदूर का शव बाहर निकाला गया है, जिसके बाद उसे गुपचुप तरीके से ले जाने का परिजनों ने विरोध किया। वहीं अब परिजन शव को लेकर मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। शव निकालने की सूचना पर निरसा सीओ और एमएन मंसूरी निरसा एसडीपीओ कुमार कुशवाहा कोलियरी पहुंचे, जहां उन्होंने मजदूरों के परिजनों और यूनियन के लोगों को समझाने की कोशिश की। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन की पहल पर ईसीएल प्रबंधन द्वारा मृत माणिक के परिजनों को 15 लाख रुपए एक्सीडेंटल बेनिफिट और 1,25,000 रुपए श्रद्धांजलि कार्यक्रम के लिए औक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की घोषणा की है, जिसके बाद से परिजन शांत हुए। वहीं मौके पर मौजूद निरसा विधायक अपहरण सेनगुप्ता ने मानिक बाउर के पत्नी को नियोजन पत्र दिया है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील कुमार चौरसिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 8 दिन बाद एक शव को निकाल लिया गया है, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि परिजन लगातार हंगामा कर रहे हैं। हंगामा करना भी लाजमी है, क्योंकि 8 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद अभी तक मात्र एक ही मजदूर का शव निकाला जा सका है, जबकि दूसरे मजदूर के शव का अभी भी खोजबीन जारी है। और जो भी गोताखोर आए थे कटक उड़ीसा से, वे लोग अभी भी उनकी खोजबीन के लिए गोताखोरी कर रहे हैं और पानी के अंदर उनको तलाश रहे हैं। हालांकि बाहर की सूचना यह है कि अगर बाहर के लोगों की बात माने तो उन लोगों का कहना है कि उन लोगों को शव मिल चुका है, लेकिन परिजनों का हंगामा देखकर उन लोग शव को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। और परिजन जो है लगातार मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और अभी धरना प्रदर्शन जारी है। जी, अगर ऐसे में देखें सुशील, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस प्रकार से गुपचुप तरीके से प्रशासन उसे लेकर जा रही थी शव को, तो परिजनों की तरफ से हंगामा करना बिल्कुल ठीक है। तो आखिर प्रशासन इस प्रकार की चीजें क्यों करती है जिससे परिवार को परेशानी हो? क्योंकि 8 दिन बाद शव निकाला गया है, ऐसे में परिजनों की तरफ से हंगामा करना बिल्कुल लाजमी है। तो क्यों इस प्रकार की लापरवाही लगातार सामने आती रहती है? प्रबंधन का कहना था कि देर रात में शव निकाला गया है, देर रात में, जबकि अब उस समय ऐसा सिचुएशन था कि अगर खुले तौर पर लेके जाया जाता शव को, तो हो सकता है एशियल प्रबंधन पर या फिर जो शव को निकाल रहे हैं गोताखोरों पर, उन लोगों पे कोई पत्थर चला देता, पत्थरबाजी कर देता या किसी तरह का हमला कर देता। तो वे लोग अपने बचाव को देखते हुए शव को चुपचाप ले जा रहे थे, ये कहना है एशियल प्रबंधन का।
लेकिन परिजनों की माने तो परिजन कह रहे हैं कि नहीं, शव को ठिकाने लगाने के लिए या फिर उसको साइड करने के लिए परिजन और बचने के लिए, मुआवजा से बचने के लिए इस तरह से वो लोग कर रहे थे, ये परिजनों का आरोप है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे हजारीबाग की ओर, जहां सभी मंडलों के मुख्यालय में बीजेपी की तरफ से 1 दिवसीय धरना दिया गया। हजारीबाग के धरना स्थल पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार यादव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार के खिलाफ बिगुल फूका और कहा कि हजारीबाग के 16 मंडलों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। झारखंड में भ्रष्टाचार हेमंत सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ एकजुट हुए हैं। आने वाले समय में झारखंड में अशांति और अव्यवस्था चरम पर नहीं पहुंचे, इसे लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान हजारीबाग के उपायुक्त को मेमोरियल देते हुए सरकार मद्दी छोड़ी और नजर आए और बता दें कि मांग की गई है जिससे उग्रवाद पर पूरी तरह से नकेल कसा जाए। साथ ही कहा कि झारखंड के बेरोजगारों को चुनाव के समय रोजगार दिलाने का वादा जिस तरह हेमंत सरकार ने किया था, आज वो पूरा नहीं हुआ है। इससे झारखंड के युवा बेरोजगार है और हताश है और गुस्से में भी है। 5 लाख करोड़ लोगों को, बेरोजगार लोगों को जो नौकरी देने की बात की, आज जो उग्रवाद और नक्सलवाद पड़ा हुआ है, हम लोग हजारीबाग से लेकर झारखंड की जनता शांति चाहती है। आज जो भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय पर, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आज जो हमारे हत्याएं और जो अपहरण और महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को खत्म करने के लिए हमारे भाजपा परिवार करना है। और बीजेपी पार्टी के पहले घोषित कार्यक्रम के तहत पेटरवार प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं ये प्रदर्शन 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किया गया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व तत्कालीन बिहार सरकार के पूर्व वित्त मंत्री और विधायक शत्रुराम महतो ने किया। वहीं पेटरवार कसमार के बीच एक बड़ऊ उद्योग की स्थापना समेत अन्य मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम पेटरवार प्रखंड विकास पदाधिकारी शैलेंद्र चौरसिया को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बिहार सरकार के पूर्व वित्त मंत्री शत्रुराम महतो ने कहा कि धान खरीदारी में सरकार की मंशा साफ जाहिर हो रही है कि किसानों के धान को कम दाम पर खरीदना चाहती है। तक प्रखंड स्तर पर जो धान अधिप्राप्ति का काम होता था वो रोक दिया गया है और झारखंड सरकार ने आदेश दिया है कि अभी धान खरीदी नहीं करना है। धान सूखेगा तो करारे भाई, जब धान खलिहान से सूख करके लोग किसानों को घर में जा रहा है और किसान जो है पैसा कहीं न कहीं से पैसा लेकर के और धान लगाने का काम किया और आज जब धान तैयार हो गया तो वो सरकार लेने के लिए मुकर है। इसका मतलब है कि सरकार जानबूझ करके चाहती है कि धान पौने भाव से किसान अपना बेचे और समय पर आएगा तो धान मिलेगा नहीं। थोड़ा बहुत ध्यान लेकर के हम अपना ये कह देंगे कि हमारा ड्यूटी पूरा हो गया, इतना ही धान आया, इतना खरीदा। दूसरा बात ये है कि बालू घाट का जो नीलामी है वो नीलामी को बार बार जो है टालने का काम किया जा रहा है। पहले के घोषित कार्यक्रम के तहत बीजेपी ने नेरसा अंचल के सभी प्रखंडों में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया है। धरने के जरिए से झारखंड सरकार से मांग की गई है कि निकाय और पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराए जाए।
बालूघाट की बंदोबस्ती पंचायत और निकाय के अधिकार को लागू किया जाए, विधवा, दिव्यांग और वृद्धा पेंशन को शुरू किया जाए और भी सभी मांगों पर अमल किया जाए। मौके पर मौजूदा निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार विकास विरोधी और युवा विरोधी, जन विरोधी, महिला विरोधी सरकार है। ऐसी सरकार को तुरंत सत्ता छोड़ देनी चाहिए। जब तक बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती तब तक झारखंड में विकास संभव नहीं है। और बीजेपी ने सदर प्रखंड में झारखंड सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, किसानों की धान खरीदारी, बालूघाट की नीलामी और विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया गया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश काम समिति सदस्य वीरेंद्र मंडल, अनूप पांडे समेत अन्य पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं वीरेंद्र मंडल ने कहा कि मौजूदा में हेमंत सरकार हर मोर्चा पर विफल है, विकास का कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए बीजेपी जन मुद्दों पर, जन समस्या को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकती है। इसी के साथ कहा कि समस्या का कैसे समाधान हो, इसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से स्तरीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार में भले ही किसान सड़कों पर ना हो, लेकिन यहां पर किसान करना किसी चुनौती कम भी नहीं है। गेहूं, चावल, मक्का उगाने वाले किसानों को तो छोड़िए, यहां तो कीमती औषधि के पौधे की खेती करने वाले किसान भी परेशान हैं। ये किसान वो है जो अपनी मेहनत से देश में अपने नाम का लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन फिर भी परेशानी की मार झेल रहे हैं। आखिर क्यों है देश के अन्नदाता इतना परेशान? क्या है पूरा मामला, हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। राती झाड़ आप देख रहे हैं, इसे जंगल समझने की भूल बिल्कुल मत करिएगा। दरअसल ये झाड़ नहीं बल्कि खस है। बता दें कि ये खस वही है जिसका इस्तेमाल इत्र, साबुन, तेल, चीक जैसी चीजें बनाने के लिए होता है। बता दें कि इस खस की जड़, तना और पत्ती बहुत कीमती होती है और इसकी खेती मधेपुरा में नहीं होती। लेकिन हमारे जिले के कई अन्नदाताओं ने कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के दिखाए सपने पर खस, मेंथा और सगंध के साथ साथ औषधि पौधों की खेती भी शुरू की, जिसके बाद अन्नदाताओं में ये उम्मीद थी कि इसकी खेती करने से पारंपरिक खेती की तुलना में कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन किसानों को बेतहाशा मेहनत से तैयार हुई फसल का खरीदार तक बाजार में ढूंढने से नहीं मिल रहा है, जिसके चलते किसानों की हिम्मत ने अब जवाब देना शुरू कर दिया है। वहीं मधेपुरा में रहने वाले एक किसान अमित कुमार का कहना है कि उन्होंने 2 साल पहले 10 एकड़ में खस की खेती की थी। फसल भी तैयार है, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरे किसानों को भी पूरी उम्मीद थी कि खस की खेती से उनकी आमदनी में इजाफा होगा, लेकिन अब उनके सपने टूटने की कगार पर खड़े हैं। हमने 10 एकड़ खस की खेती कृषि विज्ञान केंद्र मधेपुरा के द्वारा वहां पे आयोजित सीमेप से आए हुए वरीय वैज्ञानिकों ने किसानों को ये सपना दिखाया कि आप अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं एरोमेटिक फसल से, जिसमें कि हमने एक साथ 10 एकड़ खस की खेती लगा दी और 2 साल हो गया, अभी तक कोई परचेजर नहीं है। 35,000 रुपए लीटर था जिसका प्राइस, अभी 10,000 रुपए लीटर है, जो कि प्रति एकड़ 5 से 6 लीटर तेल की उत्पत्ति होती है। हम लोग को बताया गया था कि 10 से 12 लीटर प्रति एकड़ होगा और ज्यादा से ज्यादा 14 लीटर भी हो सकता है। और यह स्थिति है कि 2 साल से मेरा इनकम 0 हो गया है, क्योंकि बहुत प्रेरित करके उन लोगों ने हमसे खेती लगवाया था और आज यह स्थिति है कि हम कर्ज भी नहीं दे पा सकते हैं बैंक का उससे। जो मेडिसिनल एरोमेटिक का खेती कर रहे थे, जो खस का या मेंथा का, लेमन ग्रास का तेल का जो इतना पहले रेट अच्छा था, कैमोमाइल और था, अभी इतना गिर गया है रेट कि जो हम लोग खेत में लागत है वो भी ऊपर नहीं हो पा रही है।
अब बताइए कि हम लोग क्या करें। हम लोग तो इतना पैसा भी फंसा दिए खेती में, इन्वेस्ट किए हुए हैं, और जो 18,000 20,000 रुपये तेल केजी बिकता था आज 10,000 12,000 तेल बिकता है। जैसे मेहनता का हम लोग 1800-1900 रुपये लीटर बिकता था, वो 1,000 रुपये के अंदर आ गया है। इसी तरह केमोमाइल का 45,000 रुपये था, अभी 20,000 18,000 रुपये ले रहा है। तो हम लोग का जो खेती में मेहनत किए, कॉस्ट आया, तो सरकार को ऐसा जो नियम कर दिया है तो हम लोग इसमें तो लॉस हो रही है। इसका कोई रेट निर्धारण होनी चाहिए कि मान लीजिए 18,000 है तो 18,000 एक फिक्स रहनी चाहिए। तो इससे तो हम लोग का जो स्थिति है वो दयनीय हो रहा है। वहीं मधेपुरा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कृषि को लाभकारी बनाने के लिए किसानों को नई खेती की तरफ ढालने की कोशिश करते रहते हैं। कई किसान इनके प्रभाव में आते भी हैं, लेकिन उनकी भी स्थिति उसी किसान की तरह हो रही है। इस संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विपुल कुमार मंडल भी मानते हैं कि सगंध और औषधीय फसल के उत्पाद के बाजार में बिचौलिए काफी हावी हैं, जो समय समय पर उत्पादों का दाम घटा बढ़ाकर किसानों से सस्ते में उनके उत्पाद खरीदते हैं और महंगे दामों पर बेचते हैं। किसानों को उचित दाम नहीं मिलने पर वे इस तरह की खेती से विमुख भी हो रहे हैं। उनकी माने तो जब तक सरकारी स्तर पर किसानों को भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं मिलेगी, किसान इन बिचौलियों का शिकार होते रहेंगे। दरअसल हम लोग जो ही बात करते हैं औषधीय सघन पौधों की, किसान तो निश्चित रूप से बड़े उत्साह के साथ इसको खेती करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन जो ही मार्केटिंग की बात आती है, निश्चित रूप से इस लाइन में बिचौलियों का दबदबा है। ये पिछले हम लोग कई वर्षों से देख रहे हैं, कभी मेंथा का रेट बढ़ जाएगा, कभी लेमन ग्रास का दाम बढ़ जाएगा, कभी खस का दाम बढ़ जाता है, और किसान अपने आप को आकलन नहीं कर पाते हैं कि इस बार का क्या रेट रहेगा। किसान से सस्ते दर में उठता है और बिचौलियों के माध्यम से उसको बाद में जो ही कलेक्शन कर लिया जाता है, बाद में उसको उच्च दाम पर बिचौलिए इसको कमा रहे हैं। आज के परिवेश में अगर हम बात कर लें मेडिसिनल और एरोमेटिक्स क्रॉप्स का, इसमें अभी भी समूह उस ढंग से तैयार नहीं हो पा रहा है। लोग एरिया बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर 1-2 साल के बाद अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। बहरहाल देश में भले ही किसान आंदोलन चल रहा हो और बिहार में किसान सड़क पर न हो, लेकिन अन्नदाताओं की इस स्थिति को देखकर यही कहा जा सकता है कि बिहार के किसानों की बर्दाश्त की सीमा बहुत ज्यादा है। उसी में कोशी के किसानों को तो हर आपदा को झेलने की आदत भी बनी हुई है। मधेपुरा से साधना प्लस न्यूज के लिए रमन कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।